नमस्कार। सेवी एग्जाम बूस्टर में आपका स्वागत है। यूकेएसएससी, स्टेट पीसीएस, ग्रुप सी, आरओ, एआरओ और दूसरे सभी वनडे एग्जाम्स के लिए आज का ये टॉपिक बहुत ही जरूरी है। तो चलिए हुमायूं और शेरशाह सूरी के इतिहास को समझते हैं, एकदम आसान, हाथ से बने नोट्स की तरह, जिससे हर जरूरी बात दिमाग में बैठ जाए। तो देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे हुमायूं के शुरुआती संघर्ष को, फिर जानेंगे कि कैसे शेरशाह सूरी का जबरदस्त उदय हुआ। उसके बाद हम शेरशाह के उन 5 साल के सुधारों पर बात करेंगे जिन्होंने इतिहास बदल दिया। फिर सूर साम्राज्य के पतन के कारण समझेंगे और आखिर में वो सारे की पॉइंट्स जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है हुमायूं से, जिसे अपने पिता बाबर से विरासत में एक ऐसा सिंहासन मिला जो सच कहें तो कांटों का ताज था। अब सोचिए, हुमायूं के लिए तख्त पर बैठना फूलों की सेज तो बिल्कुल नहीं था। एक तरफ तो एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जो ठीक से जमा भी नहीं था, दूसरी तरफ थे उसके अपने भाई कामरान, अस्करी और हिंदाल, जो खुद बड़ी बड़ी सल्तनतों के मालिक थे। और सबसे बड़ा सिरदर्द थे अफगान सरदार, जो दिल्ली वापस छीनने के लिए मौके की तलाश में थे। और यही एंट्री होती है इस कहानी के सबसे दमदार किरदार की, एक ऐसा चैलेंजर जो हिंदुस्तान के इतिहास का पूरा रुख ही बदलने वाला था। तो ये शेरशाह सूरी आखिर था कौन? कहानी शुरू होती है एक आम लड़के फरीद खान से, जो जौनपुर के एक छोटे से जागीरदार का बेटा था। कहते हैं उसने अकेले एक शेर को मार गिराया और तभी से उसका नाम पड़ा शेर खान। फिर धीरे धीरे अपनी हिम्मत और चालाकी से उसने बिहार में ताकत हासिल की और मुगलों के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन बना लिया। और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। 1539 चौसा का युद्ध। एक तरफ थी हुमायूं की थकी हुई बेपरवाह सेना और दूसरी तरफ शेर खां की सोची समझी रणनीति। हुमायूं के भाइयों ने मदद नहीं भेजी और शेर खां ने अपने दमदार भाषण से अफगानों में जोश भर दिया। नतीजा, हुमायूं की करारी हार और शेर खां अब बन गया शेरशाह। चौसा की हार तो बस एक ट्रेलर थी, असली पिक्चर तो अभी बाकी थी, कन्नौज के युद्ध में। यहां हुमायूं के बिखरी हुई सेना का सामना शेरशाह के आत्मविश्वास से भरी फौज से हुआ। नतीजा ये हुआ कि हुमायूं को अगले 15 सालों के लिए देश छोड़कर भागना पड़ा और दिल्ली का तख्त शेरशाह सूरी का हो गया। तो ठीक है, शेरशाह ने दिल्ली तो जीत ली, लेकिन असली सवाल यह है कि उसने इस ताकत का किया क्या। उसका सिर्फ 5 साल का शासन गवर्नेंस की एक ऐसी मिसाल है जो आज भी हैरान कर देती है। ये स्लाइड बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए उसने अपनी सरकार को कितने बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज किया। दीवाने वजारत यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री, दीवाने आरिज यानी डिफेंस मिनिस्ट्री, दीवाने रिसालत विदेश मामलों के लिए और दीवाने इंशा शाही खतों के लिए। ये बिल्कुल एक मॉडर्न गवर्नमेंट जैसा स्ट्रक्चर था, जिससे काम बहुत तेजी से होता था। लेकिन शेरशाह का जो सबसे बड़ा काम माना जाता है वो था उसका लैंड रेवेन्यू सिस्टम। उसने सिकंदरी गज से जमीन को नपवाया और उपज का 1/3 हिस्सा टैक्स के तौर पर तय किया। किसान चाहे तो नकद दे या अनाज, ये उसकी मर्जी थी। ये सिस्टम बहुत ही फेयर और सिस्टमैटिक था। और इस पूरे सिस्टम को पक्का करने के लिए उसने 2 कमाल के डॉक्यूमेंट्स बनाए, पट्टा और कबूलियत। पट्टा एक तरह से किसान की जमीन का टाइटल डीड था, जिसमें सब कुछ लिखा होता था, और कबूलियत किसान की तरफ से एक अग्रीमेंट था। इससे किसानों को पहली बार अपनी जमीन पर कानूनी हक मिला और वो शोषण से बच गए। सिर्फ जमीन ही नहीं, शेरशाह ने तो पैसे के मामले में भी क्रांति ला दी। उसने पुरानी मिलावटी सिक्कों को बंद करके सोने, चांदी और तांबे के स्टैंडर्ड सिक्के चलाए। चांदी का रुपया और तांबे का दाम उसी की देन है। और कमाल की बात यह कि सिक्कों पर अरबी के साथ साथ देवनागरी में भी नाम लिखा होता था। अब एक अच्छा राजा व्यापार को कैसे भूल सकता है। उसने कम्युनिकेशन और ट्रेड को बूस्ट करने के लिए सड़कों का एक जाल बिछा दिया। बंगाल से लेकर सिंध तक जाने वाली मशहूर सड़क-ए-आजम यानी ग्रैंड ट्रंक रोड को उसी ने बनवाया था। और इन सड़कों पर सोचिए करीब 1700 सराय बनवाई गईं। ये सरायें सिर्फ यात्रियों के रुकने की जगह नहीं थीं, बल्कि ये डाक चौकियों का भी काम करती थीं, जिससे पूरे साम्राज्य में खबरें तेजी से पहुंचती थीं। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, है ना? लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है। तो आखिर इस सूर साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, जो एक ही इंसान के दम पर खड़ा था? चलिए देखते हैं। वजह थी शेरशाह की अचानक मौत। 1545 में कालिंजर के किले को घेरते वक्त एक बारूद के धमाके ने उसकी जान ले ली और इसी के साथ उसके शानदार शासन का अंत हो गया।
और जैसे ही शेरशाह की मौत हुई, पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। उसके उत्तराधिकारी कमजोर निकले, अफगान सरदारों में पुरानी दुश्मनी फिर से जाग उठी और गद्दी के लिए लड़ाइयों ने साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया। और इस मौके का इंतजार कौन कर रहा था? जी हां, हुमायूं। उसने देखा कि सूर साम्राज्य कमजोर हो चुका है और 1555 में वापस आकर उसने मच्छीवाड़ा और सरहिंद की लड़ाइयों में आसानी से जीत हासिल की और दिल्ली का तख्त वापस पा लिया। तो चलिए फटाफट से उन की पॉइंट्स पर नजर डालते हैं जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं और जिन्हें बिल्कुल नहीं भूलना है। ये कोट अक्सर पूछा जाता है, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपना पूरा साम्राज्य खो देता। ये शेर शाह ने राजा मालदेव के खिलाफ मारवाड़ की मुश्किल लड़ाई के बारे में कहा था। इससे पता चलता है कि वो कितना समझदार शासक था, जो जीत के बाद भी जोखिम को समझता था। और ये है सबसे बड़ा टेकअवे। शेर शाह को अकबर का अग्रगामी क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी बनाई हुई प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था इतनी जबरदस्त थी कि बाद में अकबर ने उसी को अपनाया और आगे बढ़ाया। सच तो यह है कि शेरशाह ने जो नींव रखी, उसी पर मुगल साम्राज्य की शानदार इमारत खड़ी हुई। एक नज़र इस टाइमलाइन पर डाल लेते हैं ताकि सारी घटनाएं दिमाग में बैठ जाएं। 1539 में चौसा का युद्ध, 1540 में कन्नौज का युद्ध और हुमायूं का पलायन, 1545 में शेर शाह की मौत, 1555 में हुमायूं की वापसी और फिर 1556 में हुमायूं की मृत्यु। और आखिर में एक सवाल, एक बड़ा सवाल जो इतिहास के गलियारों में हमेशा गूंजता है। अगर शेर शाह की मौत इतनी जल्दी न हुई होती तो क्या मुगल साम्राज्य कभी दोबारा स्थापित हो पाता? सोचिएगा जरूर।